और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले बात कैसे उद्धव के खिलाफ शिंदे राज की। आपको बताऊं बड़ी खबर आज यह थी कि राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने फोन लगा दिया। सोचिए, एकनाथ शिंदे जो उद्धव से बगावत करके गुवाहाटी में है, उन्होंने राज ठाकरे को फोन क्यों किया? इस फोन के पीछे क्या वजह है? क्या राज ठाकरे और शिंदे उद्धव के खिलाफ एक साथ आने की तैयारी में है? तो आइए आपको बताता हूं राज ठाकरे को कॉल क्यों किया एकनाथ शिंदे ने और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे ने फोन लगाया। शिंदे और राज ठाकरे के बीच बातचीत हुई है। मुसीबत के वक्त में एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को फोन किया। दोनों ने फोन पर एक बार नहीं 3 बार दोनों के बीच बातचीत हुई। हाल ही में राज ठाकरे की दरअसल सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी से पहले फोन किया, सर्जरी के बाद फोन किया। रिकवर कर रहे हैं राज ठाकरे। इसी दौरान शिंदे ने राज को कॉल लगाया। आपको बताऊं, शिंदे ने राज ठाकरे से स्वास्थ्य के बारे में पूछा, लेकिन बात सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं हुई होगी, संभव है शिवसेना के अंदरूनी हालात पर भी चर्चा हुई, क्योंकि राज ठाकरे के जख्म भी वही हैं जो एकनाथ शिंदे के हैं। दावा है कि शिंदे ने राज ठाकरे को ऑफर दिया है, इस तरह की खबरें हैं। बागी नेताओं के साथ मनसे में विलय का ऑफर भी दिया गया है। खबर है कि मनसे यानी राज ठाकरे की पार्टी शिंदे की बगावत से सहमत है, जो शिंदे कर रहे हैं उद्धव के खिलाफ। मनसे के एक नेता ने यह बड़ा दावा किया है। दावा है कि राज ठाकरे ऑफर पर विचार भी कर रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे क्या एक साथ आ सकते हैं? और एक साथ आएंगे इसका मतलब यह है, दरअसल राज ठाकरे के जो जख्म हैं वही जख्म एकनाथ शिंदे के हैं। तो दोनों क्या एक साथ आएंगे उद्धव के खिलाफ? देखिए रिपोर्ट। मुश्किल वक्त में राज ठाकरे को शिंदे का फोन बेवजह नहीं हो सकता। क्या शिंदे उद्धव ठाकरे से लड़ने के लिए उनके ही चचेरे भाई राज ठाकरे का साथ चाहते हैं? राज और शिंदे के सियासी जख्म भी एक जैसे ही हैं। शिंदे और राज दोनों ही बाला साहेब ठाकरे के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं, लेकिन पार्टी में उपेक्षा ने दोनों को उद्धव का विरोधी बना दिया। क्या उद्धव के खिलाफ खड़े होने के लिए शिंदे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? राज और शिंदे के एक साथ आने से उद्धव के खिलाफ कट्टर हिंदुत्व समर्थक मराठा वोट को एक विकल्प मिलेगा और उद्धव के खिलाफ महाराष्ट्र में एक समानांतर ताकत खड़ी होगी। ये कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। देखिए जरा, राज ठाकरे के घर की तस्वीरें दीजिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राज ठाकरे से मिलने के लिए बड़े नेता पहुंचे। जी हां, राज ठाकरे की घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें पुरानी है बेशक, लेकिन राज ठाकरे के घर जो नेता पहुंच रहे हैं, उन नेताओं में कौन कौन है मैं आपको बताऊं। नितिन सरदेसाई पहुंचे, बालानंद गांवकर पहुंचे राज ठाकरे के घर। सवाल यह है, शिंदे को राज ठाकरे की जरूरत क्यों है? शिंदे क्यों चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाएं? इसके पीछे इस हालात जो अभी परिस्थितियां बनी है, वो एक बड़ी वजह है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, उधर उद्धव खड़े हैं और यहां राज ठाकरे और शिंदे एक साथ खड़े हैं। शिंदे गुट के पास आपको बताऊं 12 जुलाई तक का वक्त है। शिंदे गुट को अपात्र नोटिस पर जवाब देना होगा। जी हां, और बागी विधायकों की विधायकी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो सवाल यह है, शिंदे समय रहते नए विकल्प तलाश रहे हैं। नए विकल्प क्या हो सकते हैं? शिंदे के पास 2/3 विधायक का समर्थन तो है, लेकिन 12 जुलाई से पहले अलग पार्टी बनाना उनके लिए मुश्किल है। इस स्थिति में किसी मौजूदा पार्टी में विलय करना आसान रहता है। मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में विलय करना एक विकल्प हो सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ मिल जाएं। राज ठाकरे को भी शिंदे के साथ की जरूरत है और फिलहाल मनसे के पास सिर्फ एक विधायक है, सिर्फ और सिर्फ एक विधायक। 2019 विधानसभा चुनाव में महज 2.25% वोट मिले थे राज ठाकरे को। बावजूद इसके मनसे पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। शिंदे गुट के लिए मनसे सबसे सटीक पार्टी होगी इस वक्त और वैचारिक तौर पर दोनों एक दूसरे के करीब हैं और दोनों बाला साहेब की विचारधारा से भी प्रभावित है। तो क्या राज ठाकरे और शिंदे एक साथ आ सकते हैं? दोनों कट्टर हिंदुत्व की वकालत करते हैं, दोनों सियासी तौर पर उद्धव के विरोधी हैं, दोनों के वोट बैंक भी बिल्कुल एक तरह के हैं। वैचारिक तौर पर शिवसेना के साथ
बगावत में दोनों की समानता है। और अब शिंदे और राज ठाकरे साथ आएंगे क्या, साथ आ सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हालात बने, इस दरमियान एक मनसे का पोस्टर लगाया गया और उद्धव ठाकरे से पूछा गया, देखिए ये पोस्टर लगा है और पोस्टर में लिखा था उद्धव ठाकरे के लिए, अब कैसा लग रहा है। उनसे पूछा गया अब कैसा लग रहा है, तो आखिर ये जो पोस्टर लगाया गया ये बता रहा है कि किस तरह से राज ठाकरे इस परिस्थिति को नजदीक से देख रहे हैं और इस तरह के किसी भी एक्शन की उन्हें उनकी तैयारी है। देखिए जरा, तो राज ठाकरे दरअसल उद्धव से हिसाब चुकाएंगे क्या राज? ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज ग्राफिक दीजिए वॉल पर। आज हुआ क्या कि आज दरअसल जो शिंदे का हाल है वो कभी राज ठाकरे का हाल हुआ करता था। राज ठाकरे ने भी शिवसेना से राजनीति की शुरुआत की थी, तो आपको याद होगा चाचा बाला साहेब ठाकरे से राजनीति के गुर राज ठाकरे ने सीखे। यानी शिंदे की जो आज हालत है, यही हालत कभी राज ठाकरे की हुआ करती थी। राज खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी माना करते थे उस दौर में। बाला साहब की तरह कार्टून भी बनाते हैं राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे कभी राजनीति में दरअसल आना नहीं चाहते थे। अपनी मां के कहने पर उद्धव राजनीति से जुड़े, लेकिन बाला साहब ने उद्धव को तरजीह देना शुरू किया तो राज ठाकरे के लिए मुश्किल हो गया शिवसेना में उद्धव के नेतृत्व में 1997 में बीएमसी चुनाव हुआ था। उद्धव का कद बढ़ता गया और राज ठाकरे साइडलाइन हो गए। यह बात राज ठाकरे को नागवार गुजरी। राज ठाकरे ने 2006 में अपनी अलग पार्टी मनसे बना ली। 2009 में विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत दर्ज की राज ठाकरे ने, लेकिन इसके बाद लगातार राज ठाकरे का ग्राफ गिरता चला गया। और कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा विवाद पर राज चर्चा में आए थे। राज ने दोबारा वापसी की कोशिश की। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को घेरा उस दरमियान, और आज शिंदे भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं उद्धव ठाकरे को। तो दोनों की स्थिति आज बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं, सवाल यह है, शिंदे के समर्थक जो हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं। तस्वीरें दीजिए फास्ट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शिंदे के समर्थक, एम्बियंस दीजिए, शिंदे के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एम्बियंस दीजिए प्लीज, ये जो आप देख रहे हैं शिंदे के समर्थक, ये देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हक में उतरे। ये एक तस्वीर है, यानी सिर्फ शिंदे के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, शिंदे के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली जलगांव की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं जलगांव में संजय राउत के खिलाफ विरोध निकला। संजय राउत के पोस्टर पर लोगों ने चप्पलों से हमला किया और ये देखिए संजय राउत का पुतला भी जलाया गया। ये जलगांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ठाणे की तस्वीर अगली देख रहे हैं। ये देखिए जरा, ठाणे में भी संजय राउत का पोस्टर जलाया गया। ठाणे वो जगह जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं, ठाणे वो जगह जहां एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है, वहां लोग गुस्सा संजय राउत के खिलाफ निकाल रहे हैं। आप एक चीज याद रखिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन है। अब जरा शिंदे के समर्थकों को सुनिए, वो कह रहे हैं कि शिंदे बगावत नहीं कर रहे हैं, शिंदे तो शिवसेना को बचा रहे हैं। सुनिए जरा। हम धर्मवीर आनंदीगे साहब और सर सेनापति बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक है, और हमारे शिंदे साहब उस राह पे चल रहे हैं जो सेनापति बाला साहेब ठाकरे और हमारे आनंदीगे साहब ने निवड़ा था, उस राह पे चल रहे, इसलिए हम लोग श्री शिंदे साहब के साथ में हैं। शिंदे साहब का स्टेटमेंट था न्यूज के माध्यम से, हम कल भी शिवसैनिक थे, आज भी शिवसैनिक है और भविष्य में शिवसैनिक रहेंगे। अभी वो विषय नहीं आ रहा, अभी शिंदे साहब शिवसेना में ही है। सभी असली है, सभी असली शिवसैनिक है। एक्चुअली शिंदे साहब गए हैं लड़ने के लिए, हम सब सेना लोगों को एक साथ लाने के, हिंदू धर्म के साथ एक साथ लाने के लिए ही गए। तो सब शिवसैनिक है, सब शिवसैनिक है, नकली कहाँ असली कहाँ है? बाला साहब ठाकरे के ही तो है सब जन। शिंदे साहब भी कहाँ अलग हो रहे हैं? क्यों हम लोग तो शिंदे साहब को गलत काम तो कर ही नहीं रहे ना। बाला साहब ठाकरे का जो सोच है वही तो आगे लेके जा रहे हैं, उसमें अलग झूठा सच्चा क्या हो गया? सब सच्चे। यहाँ पे जो जमा है वो सब असली शिवसैनिक है, यहाँ पे कोई नकली शिवसेना नहीं है। हमारा खाली शिंदे समर्थक है, शिंदे साहब जो शिवसेना लेके आगे चल रहे हैं, हम वो शिवसेना के पीछे है। देखो संजय राउत जो बोल रहे हैं ना, वो लोग संजय राउत जो सुबह उठ के अलग बोलते हैं, प्रेस के ऊपर अलग बोलते हैं, मीडिया के ऊपर अलग बोलते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का जो हम लोग के मराठी भाषा में बोलते हैं उखड़ा, ये साफ करने का एकनाथ शिंदे साहब ने एजेंडा लिया है। उनको आने दो, तब तोड़फोड़ करके दिखाओ,
अभी क्या, अभी चोरों की तरह तोड़फोड़ करते हो, भाग जाते हो, ये कौन सी बात हुई? शिवसेना स्टाइल में करो ना। 4 लोग आते पत्थर मांग के भाग जाते, भाड़े के गुंडे, ऐसा चलता है क्या? शिवसैनिक देखो कैसा खड़े तुम्हारे सामने, ऐसा शिवसैनिक चाहिए। सब असली शिवसैनिक है, शिंदे साहब के शिवसैनिक है। ये सब ठाणे शहर जिला में एकनाथ शिंदे साहब के ये सब शिवसैनिक है। ठीक है, साहब से लेकर आप तक के ठाणे शहर जिले में सब एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर ही कंट्रोल है और एकनाथ शिंदे साहब के सब ये शिवसैनिक है और वो भी कट्टर शिवसैनिक है, ऐसे भी नहीं, एकदम कट्टर शिवसैनिक है। हम शिंदे साहब के समर्थक है, शिवसैनिक के साथ शिंदे साहब पहले हैं, बाद में हम शिवसैनिक है। नहीं, सच्चे शिवसैनिक तो शिंदे साहब के साथ में है, हम शिवसेना के साथ में नहीं है, हम शिंदे साहब के साथ में है। और अब जरा देखिए, एकनाथ शिंदे जो हैं वो हर रोज ताकतवर हो रहे हैं, उनकी ताकत तेजी से बढ़ती जा रही है। विधायक गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो समर्थन मिल रहा है एकनाथ शिंदे को, वो उन्हें भी यकीन नहीं था कि इस तरह का समर्थन मिलेगा एकनाथ शिंदे को। देखिए जरा, शिवसेना के 39 विधायकों का साथ मिला हुआ है एकनाथ शिंदे को। कुल 51 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे को है। ठाणे जलगांव में भारी समर्थन हासिल है शिंदे को और ठाणे के 60 पार्षद जो कॉर्पोरेटर्स हैं, 60 पार्षदों का समर्थन हासिल है। एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे है, एकनाथ शिंदे का गढ़ है ठाणे। ठाणे के पार्षद रह चुके हैं एकनाथ शिंदे और शिंदे ठाणे से 4 बार एमएलए रहे हैं। कल्याण डोंबिवली में उनके पक्ष में बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। एकनाथ के बेटे कल्याण से सांसद भी हैं और फडणवीस से बहुत अच्छे संबंध एकनाथ शिंदे के भी रहे हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एकनाथ शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही असली शिव सैनिक हैं। श्रीकांत शिंदे सांसद हैं, जरा सुनिए शिंदे के बेटे को। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि शिंदे के समर्थन में जो पोस्टर लगे हैं वो देखिए जरा, दिखाइए जरा इस पर, फुल स्क्रीन लीजिए ये तस्वीरें। ये पोस्टर शिंदे के समर्थन में लग गए हैं, शिंदे के हक में गुवाहाटी में, यानी जहां मौजूद है शिंदे वहीं पोस्टर लग गए हैं उनके समर्थन में। बाला साहब ठाकरे के साथ तस्वीरें लग गई हैं और इस पोस्टर के अलावा आपको बताऊं, ये जो गुवाहाटी में पोस्टर लगे हैं ये बता रहा है कि शिंदे का जो समर्थन है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई चली। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उससे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर यह याचिका किसने लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला कैसे पहुंचा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं, देखिए जरा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका पर सुनवाई हुई, 2 याचिकाएं थी, उस पर सुनवाई हुई। एक याचिका एकनाथ शिंदे ने दाखिल की थी और दूसरी याचिका बागी विधायकों ने दाखिल की थी। इसके अलावा दोनों याचिकाएं कल शाम को ही दाखिल की गई थी। आज सुनवाई का वक्त दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पारदीवाला की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई लगभग 1:32 पर शुरू हुई और उस सुनवाई के दौरान लाइव टेलीकास्ट भी सुनवाई का हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी। गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों ने सुनवाई देखी, लाइव सुनवाई देखी। जो विधायक गुवाहाटी में बैठे, दोपहर 3:21 तक कोर्ट में यह सुनवाई चलती रही। कल कुल 1 घंटे 49 मिनट तक सुनवाई हुई, लगभग 2 घंटे सुनवाई हुई आप कह सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, दरअसल कोर्ट में सभी पक्षों की तरफ से वकील मौजूद थे। आपको बताऊं कि नीरज कौल थे जो कि एकनाथ शिंदे की तरफ से थे और अभिषेक मनु सिंह भी शिवसेना की तरफ से थे। देखिए जरा, नीरज किशन कौल जो कि शिंदे के वकील, उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लंबित है। सबसे पहले वो खड़े हुए, उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर अयोग्यता कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 21 को प्रस्ताव दिया गया, आपके मुताबिक डिप्टी स्पीकर को सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? कोर्ट ने कहा आप यही बात डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं कहते हैं आखिर? शिंदे के वकील ने कहा इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का पुराना एक फैसला, उसका हवाला दिया, यह बात डिप्टी स्पीकर को बताई गई है। उन्होंने कहा फिर भी डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को बढ़ाया है आगे।
कोर्ट ने कहा आपने हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। उस पर शिंदे के वकील ने कहा मुंबई में विधायकों के घरों पर हमले हो रहे हैं। शिंदे के वकील ने कहा विधायकों को धमकाया जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा विधायकों को कहा गया है कि 40 शव आएंगे। डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस भेजा है वो असंवैधानिक है। नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, यह शिंदे के वकील ने कहा। उन्होंने कहा नोटिस के बाद 48 घंटे में जवाब मांग लिया गया, जबकि 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था, शिंदे के वकील ने कहा। इस पर जज ने कहा घर जलाने की धमकी को सत्यापित करने के साधन नहीं है। आपका दूसरा मुद्दा नोटिस पर पर्याप्त समय की मांग का है, जज ने कहा। इस पर आगे जज ने कहा हमने अयोग्यता नोटिस को देखा है, यानी विधायकों की विधायकी खत्म करने का जो नोटिस है उसे देखा है। शिंदे के वकील ने कहा 2019 में शिंदे को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुना गया, यानी विधायक दल का नेता चुना गया। 2022 में स्वतः संज्ञान लेकर एक बैठक बुला ली गई और इस बैठक में नया व्हिप जारी किया जाता है। इस पर सवाल उठाए शिंदे पर स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने का दावा होता है। डिप्टी स्पीकर इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले से लंबित है। जिस स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लंबित है, आखिर वो कैसे विधायकों पर कोई एक्शन ले सकता है। फ्लोर टेस्ट से डिप्टी स्पीकर क्यों डर रहे हैं, ये शिंदे के वकील ने कहा। पहले डिप्टी स्पीकर को हटाने पर फैसला हो। अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए, जो कि शिवसेना के वकील थे। उन्होंने कहा शिंदे गुट हाईकोर्ट न जाने का कारण नहीं बताना चाहता है। उन्होंने कहा कोर्ट विधानसभा में लंबित किसी विषय पर दखल नहीं दे सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा स्पीकर का अंतिम फैसला आने पर कोर्ट में सुनवाई होती है और जब तक स्पीकर फाइनल फैसला ना ले कोर्ट एक्शन नहीं लेता है। डिप्टी स्पीकर का नोटिस विधानसभा के काम का हिस्सा है, उन्होंने कहा। कोर्ट ने पूछा क्या सुनवाई कर हम विधानसभा के काम में दखल दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कल कोई भी बागी गुट स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव दे देगा। क्या डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं, कोर्ट ने पूछा। इस पर सिंघवी ने कहा डिप्टी स्पीकर को असत्यापित स्रोत से दरअसल एक ईमेल आया था। कोर्ट ने पूछा क्या स्पीकर को डिप्टी स्पीकर को यह बताया गया था कि उनके खिलाफ अविश्वास का मोशन है, तो उस पर कहा गया कि एक मेल आया था। ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से नहीं भेजा गया था दरअसल, और ईमेल विधानसभा के दफ्तर में नहीं भेजा गया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया है। डिप्टी स्पीकर ने ईमेल को खारिज कर दिया, सिंघवी ने कहा। जज ने कहा क्या डिप्टी स्पीकर अपने मामलों में जज हो सकते हैं खुद, कि खुद ही खारिज कर दिया। क्या नोटिस को डिप्टी स्पीकर अमान्य बता सकते हैं। डिप्टी स्पीकर उन दस्तावेजों को पेश करें, कोर्ट ने कहा, और डिप्टी स्पीकर 5 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करें। 15 दिनों तक कार्रवाई पर रोक रहेगी और फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहे। अदालत ने कहा बागी विधायक 12 जुलाई तक नोटिस का जवाब दें। 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक जवाब दे सकते हैं। कोर्ट ने इन बातों को जोड़ा है। महाराष्ट्र सरकार बागी विधायकों को सुरक्षा दे, यह भी वहां कहा गया। 39 बागी विधायक और उनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए। अब 11 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि शिंदे के वकील नीरज कौल ने कोर्ट से निकलने के बाद क्या कहा, सुनिए जरा। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा किस आधार पर सर? प्लीज केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए
हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है। फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया। स्टेटस को का मतलब क्या ये भी हो गया कि जो नए ग्रुप लीडर है वो तब तक वैलिड रहेंगे? प्लीज स्टेटस को का मतलब अगेन एज आई सेड, ये क्वेश्चंस आज ना मैंने बहस करे ना इशू था। आज सबसे बड़ा और ओनली मुद्दा जिसपे मुझे बहस करना था और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2 दिन का टाइम देके 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए, और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसका जब टाइम बढ़ा दिया गया, आज कोई डिसीजन उस पर हो नहीं सकती क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। तो आप सुन रहे थे शिंदे के वकील को, लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं इस फैसले के बाद जश्न। ये देखिए जरा, एमजीएल दीजिए। ये आप देख रहे हैं पटाखे फोड़े जाने लगे, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे उनकी सरकार के लिए झटका था और ये जश्न का था मौका एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि उनकी वो मुराद पूरी हो गई कि उनके बागी विधायक अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे और उन्हें वक्त भी मिल गया। ये जश्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शिंदे क्या लिख रहे हैं गुवाहाटी से? शिंदे ने इसे जीत बताया है। शिंदे लिख रहे हैं दरअसल कि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के विचारों की जीत है। ये एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया इस फैसले के बाद। लेकिन आपको बताऊं, इसके उलट ये कहा गया, कोर्ट के अंदर कहा गया कि हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति देखिए क्या है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये शिंदे समर्थक जो विधायक हैं उनके नाम पर कालिक पोत दी गई। नांदेड़ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बोर्ड पर अगली तस्वीर दिखाई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा को अभी भी खतरा है। ये देख रहे हैं गोंदिया में, ये देखिए गोंदिया की तस्वीरें। गोंदिया के विधायक है विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल के घर में तोड़फोड़ हुई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा दी जाए, क्या इससे मिलेगी सुरक्षा? सवाल ये है। ये सीआरपीएफ का जवान भी संभव में खड़ा हुआ है वहां पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोंदिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं गोंदिया के विनोद अग्रवाल, उनके घर की तस्वीरें थी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गुवाहाटी में जो बागी विधायक हैं वो किस चीज की तैयारी में है, शिंदे किस चीज की तैयारी में है। ये बागी विधायकों को आप देख रहे हैं। आखिर अब तैयारी है बहुमत परीक्षण की, अब तैयारी है फ्लोर टेस्ट की। जिस मकसद से उद्धव ठाकरे से अलग हुए शिंदे, अब उसका वक्त नजदीक आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तैयारी है फ्लोर टेस्ट की। शिंदे का फाइनल ऑर्डर लगभग तैयार हो गया है और इस फाइनल ऑर्डर में क्या होना है देखिए जरा। शिंदे ने अब फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। फाइनल प्लान यह है कि गुवाहाटी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर चर्चा हो रही, जिसे आप बहुमत परीक्षण कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि विधानसभा में आपके पास सरकार बनाने के विधायक हैं, उसकी तैयारी हो रही है। कल राज्यपाल को चिट्ठी भेज सकता है शिंदे गुट। महाविकास आघाड़ी से समर्थन वापस ले चुका है शिंदे गुट। पहली बात, अब शिंदे गुट अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है कि उद्धव के पास विधायक नहीं है, बहुमत नहीं है। राज्यपाल से बहुमत परीक्षण की मांग हो सकती है। इसके साथ ही मूव कीजिए इसे, राज्यपाल ही फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं, राज्यपाल को यह अधिकार है। इसके बाद आखिरी लड़ाई विधानसभा में होती है। ये जो विधानसभा की तस्वीर देख रहे हैं, आखिरी जो जंग है वो यही होगी। जीत और हार इसी फ्लोर पर तय होगा। इस प्रक्रिया में राज्यपाल दरअसल हस्तक्षेप नहीं करते हैं। राज्यपाल सिर्फ फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं और फ्लोर टेस्ट में विधायक सदन में उपस्थित रहते हैं। यह भी बड़ी बात है। फ्लोर टेस्ट की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। वोटिंग की स्थिति में विधायकों से ध्वनि मत लिया जाता है और इसके बाद कोरम बेल बजती है। साथ ही साथ विधायकों को सत्ता पक्ष विपक्ष में बंटने को कहा जाता है। आप किस हक में है? पक्ष विपक्ष में बटे विधायकों की गिनती की जाती है और गिनती के आधार पर स्पीकर परिणाम घोषित करते हैं। शिंदे का दावा है उद्धव सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार संकट में आ सकती है, यह शिंदे का कहना है। महाअघाड़ी के पास आपको बताऊं 16-53 यानी उद्धव के 16, 53 है एनसीपी के और 44 कांग्रेस के, मिलाकर 103 हो रहे हैं। चाहिए कितने हैं? 144 चाहिए, है 103। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं वो क्या कह रहे हैं और आदित्य को जवाब दे रहे हैं शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे। दोनों को सुनिए। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है।
मैं भी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है और हम जो है वो शिवसैनिक आज भी है। इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं और हम लोग सभी लोग आज जो है दिघे साहब के समाधि पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। बगावत का अंत कहाँ तक होगा? आखिर ये लड़ाई जाएगी? ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार सभी एमएलए। और आइए अब मैं आपको बताऊं इस सब के बीच बीजेपी की सीक्रेट प्लानिंग क्या है, बीजेपी क्या कर रही है, सभी यही जानना चाहते हैं। क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, आपके दिमाग में चलोगे? देखिए जरा ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं देवेंद्र फडणवीस के घर की। देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से बैठकें कर रहे हैं। आज देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले में पहुंचे थे, उनके घर में मुलाकात हुई। आशीष शेलार भी पहुंचे थे। तो देवेंद्र फडणवीस का घर इस वक्त सेंटर बना हुआ है कि आखिर अगला स्टेप क्या लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी बैठक हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर देवेंद्र फडणवीस के घर ही ये बड़ी बैठक हुई। घर के अंदर की तस्वीरें जब ये आप देख रहे हैं आशीष शेलार, अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। आशीष शेलार घर पर पहुंचे, ये वो तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब मैं आपको बताता हूं बीजेपी का सीक्रेट प्लान है क्या, बीजेपी के आगे की तैयारी है क्या। ये देखिए जरा, बीजेपी क्या सरकार बनाएगी, ये स्थिति है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, 170 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी कर रही है। ठाकरे के साथ कोई गठजोड़ नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है। अब राज ठाकरे के साथ जाकर उद्धव ठाकरे के साथ जाकर किसी कीमत पर सरकार नहीं बनानी। शिंदे गुट को विलय की जरूरत नहीं है, यह कहना है बीजेपी का। प्रोटेम स्पीकर की मांग कर सकती है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो। स्थायी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्थायी स्पीकर जब नहीं होता है तो नियुक्ति होती है अस्थायी तौर पर एक स्पीकर की। राज्यपाल करते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। सामान्यतः जो सबसे सीनियर एमएलए हो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। महाराष्ट्र के विधायकों को बाकायदा निर्देश दिया गया है मुंबई में बीजेपी के विधायक रहें, यह कहा गया, संपर्क में रहें सभी विधायक, यह भी कहा गया। फडणवीस के घर यह अहम बैठक हुई बीजेपी कोर ग्रुप की, कोर कमेटी की यह बैठक हुई। चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार बैठक में शामिल हुए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एक तरफ बीजेपी के एक मंत्री कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन हम सिर्फ विपक्ष में रहेंगे, और सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि सही समय पर हम सही फैसला लेंगे। आखिर बीजेपी की सीक्रेट प्लानिंग है क्या, सुनिए जरा। संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे है। बीजेपी सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है तो उधर उद्धव ठाकरे एक्शन मोड में। उद्धव ठाकरे ने एक्शन लिया है, आपको बताने जा रहा हूं। वो बागी विधायक, वो बागी मंत्री जो दरअसल गुवाहाटी में मौजूद हैं, उन पर एक्शन लिया है उद्धव ठाकरे ने। क्या एक्शन लिया है आइए आपको बताता हूं। उद्धव ने उन मंत्रियों की छुट्टी कर दी है। वो कौन से मंत्री हैं देखिए जरा, वो कौन से चेहरे हैं जिनके मंत्री पद हटा दिए गए, जिनके पद अब उनके पास नहीं रहे हैं। देखिए सबसे पहले एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के राइट हैंड, जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय था। एकनाथ शिंदे की जगह सुभाष देसाई को शहरी विकास मंत्रालय दे दिया गया है। अगला नाम देखिए कौन सा है, अगला नाम है गुलाबराव पाटिल, जल संपदा उनके पास था, अब उनसे लेकर अनिल परब को दे दिया गया है ये मंत्रालय। अगला नाम है उदय सामंत, जो ये 2 दिन पहले ही पहुंचे गुवाहाटी, ये मंत्री हैं, इनके पास उच्च तकनीकी विभाग था, जो अब आदित्य ठाकरे को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है उद्धव ठाकरे ने। एक और नाम, अगला नाम है दादाजी भूसे, जिनके पास मंत्रालय था कृषि, और ये मंत्रालय अब लेकर अगले नाम को दे दिया है। मूव कीजिए, अगला नाम है शंकर राव। शंकर राव को ये
अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इसके अलावा संदीप भुमरे, जिनके पास रोजगार गारंटी था, उनकी जगह अब यह विभाग दे दिया है, मूव कीजिए इसे, शंकरराव गठक को ही यह विभाग दे दिया है रोजगार गारंटी। अगला ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कैसे सिर्फ ये मंत्री नहीं, कुछ और मंत्री जो शिंदे के करीबी हैं, लगभग 9 मंत्रियों से उनका पद ले लिया है। ग्राफिक्स प्ले करिए प्लीज। ये जो है आप देख रहे हैं शंभूराजे देसाई और अब्दुल सत्तार, ये वो मंत्री हैं जिनसे उनका विभाग ले लिया गया है। अगला नाम है बच्चू और आखिरी नाम जो आप देख रहे हैं वो है राजेंद्र। ये सभी लोगों के पास मंत्रालय थे जिनके मंत्रालय अब लिए जा चुके हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत के लिए आज मुश्किलों भरी एक खबर आई, मुसीबत भरी खबर। पिछले कई दिनों से एक्शन में संजय राउत हाजिर हो। जी हां, संजय राउत को ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने संजय राउत को पेश होने के लिए कहा है। ईडी संजय राउत से सवाल जवाब करना चाहती है। यानी संजय राउत जो लगातार हमलावर हैं बागी विधायकों पर, इस वक्त संजय राउत ने ड्राइविंग सीट ले रखी है इस मुसीबत भरे वक्त में, लेकिन संजय राउत को ईडी का नोटिस आ गया। ईडी क्या कह रही है संजय राउत से, देखिए जरा। ईडी का कहना है कि कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है संजय राउत को। ईडी ने कहा मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में संजय राउत को पेश होना है। पात्रा चौल जमीन घोटाले पर सवाल होंगे संजय राउत से। मुंबई के गोरेगांव में दरअसल पात्रा चौल है। अब सोचिए राउत को क्यों बुलाया गया है। पात्रा चौल, इसे बोलते हैं माडा। माडा का प्लॉट है पात्रा चौल, और माडा मतलब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे कहते हैं माडा। यह घोटाला करीब 1000 करोड़ का बताया जा रहा है। संजय राउत पर पहले एक्शन हो चुका है इस मामले में। अप्रैल में 11 करोड़ 15 लाख की संपत्ति जब्त हुई थी संजय राउत की। 2 करोड़ की संपत्ति राउत की पत्नी की जब्त हो चुकी है इस मामले में। सहयोगी प्रवीण की 9 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। प्रवीण की पत्नी ने, अब यहां समझिए खबर क्या है, प्रवीण की पत्नी ने राउत की पत्नी को कर्ज दिया। कर्ज कितना दिया? राउत की पत्नी को, प्रवीण की पत्नी वर्षा ने 55 लाख रुपए का कर्ज दिया। और ये जो 55 लाख है, इसका क्या हुआ? इन पैसों से राउत पर फ्लैट खरीदने का आरोप है। इन 55 लाख से राउत ने मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट खरीदा दरअसल, और प्रवीण पर चौल में रहने वालों से फ्रॉड का भी आरोप है। यानी जिसकी पत्नी से पैसे लिए गए उस शख्स पर फ्रॉड का आरोप है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3000 फ्लैट बनाने को दिए गए थे। इनमें से 672 फ्लैट यहां रहने वालों को देना था। हुआ क्या? बाकी फ्लैट्स माडा डेवलपर में बांटे जाने थे और 2010 में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 25% शेयर बेचे गए। प्रवीण राउत ने ये शेयर एचडीआईएल को बेच दिए थे। और उसके बाद हुआ क्या? 2011, 12, 13 में प्लॉट के कई हिस्से बेच दिए गए। कुर्क संपत्ति में प्रवीण के अलीबाग के 8 फ्लैट हैं। आप समझिए, इसी अलीबाग में संजय राउत का भी फ्लैट है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का प्लॉट कुर्क कर दिया गया है। प्रवीण राउत इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल राउत का कहना यह है कि वो कल पेश नहीं होंगे। राउत और वक्त चाहते हैं पेशी से पहले। तो आइए मैं आपको सुनवाता हूं संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। और संजय राउत की पेशी पर शिंदे के बेटे क्या कह रहे हैं, सुनिए। राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। कल मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊंगा। मैं भागने वाला नहीं। मुझे लगता है कि आज सभी को जो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, खुद में झांकने की जरूरत है कि आज इतने एमएलए जो है आज
शिंदे साहब के साथ क्यों गए। जी सर, जिस तरह से संजय राउत को ईडी ने समन किया, हालांकि ब्लैंक के मामले में नहीं, मुझे नहीं पता, आपसे आपके माध्यम से मुझे पता चला। और आइए अब आपको बताता हूं संजय राउत ने जो एफिडेविट दिया था उसके हिसाब से संजय राउत के पास कितनी दौलत है, कितनी संपत्ति है, कौन से मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, ये आपके सामने 21 करोड़ 14 लाख की संपत्ति के मालिक हैं संजय राउत और राउत के पास 1.5 लाख के करीब कैश है। ये उनके एफिडेविट हलफनामे के आधार पर मैं बता रहा हूं। करीब 2 करोड़ बैंक खाते में जमा है उनके और पत्नी वर्षा के पास 40 लाख का सोना है, साथ ही साथ करीब 1,30,000 की चांदी है और संजय राउत के पास एक गाड़ी भी है। हलफनामे के मुताबिक 2 रिवॉल्वर भी संजय राउत ने खरीदे हैं और अलीबाग में खेती के लिए जमीन संजय राउत के पास है। 2014 में पत्नी वर्षा ने लगभग 0.73 एकड़ जमीन खरीदी है और पालघर में इस प्लॉट की कीमत 9 लाख रुपए बताई जाती है। राउत के पास 2 करोड़ 20 लाख का एग्रीकल्चर प्लॉट भी है और यह प्लॉट दादर, भांडप और आरे मिलक में मौजूद है। राउत के पास 6 करोड़ 67 लाख की कमर्शियल संपत्ति है और पत्नी वर्षा के पास 5 करोड़ 5 लाख कमर्शियल संपत्ति है। संजय राउत पर 29 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और राज्यसभा के नामांकन में राउत ने इस बात का ब्यौरा दिया था। आइए मैं आपको सुनवाता हूं ये जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इस पर अब सियासतदान क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। शिवसेना के खिलाफ बदले की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से चल रही है और खास करके माननीय संजय राउत हो, एडवोकेट अनिल परब हो, इनको टारगेट किए जा रहे हैं और सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, इनके माध्यम से नोटिस देकर उनको परेशान करने की कोशिश करें। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, कितने भी ऐसे प्रयास करें, माननीय संजय राउत जी के साथ पूरी शिवसेना एक मजबूत से खड़ी रहेगी। संजय राउत ने और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।